नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और लॉ मेकर्स के आज के अंक में बात होगी भारतीय संसद में सांसदों की भूमिका को लेकर। हम बात करेंगे किस तरह से सांसद विधेयक से लेके बिल बनाने में अपना सहयोग देते हैं और सांसद किन किन पहरों में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और उनकी किस तरह की प्लानिंग होती है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद जो उत्तर प्रदेश के बदायूं से आती हैं, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी ने 2010 में जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और 2019 में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बदायूं से चुनकर आई। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी। मैम, जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स यानी वो सांसद जो न सिर्फ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना सहयोग देते हैं बल्कि किस तरह से विधेयक बिल का रूप लेते हैं उस पर भी अपना उनका सहयोग रहता है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मैम, सांसद जब चुनकर आता है तो उसकी कितनी बड़ी एक भूमिका होती है देश के कानून से लेकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में? देखिए, सांसद चुनकर के एक लोकसभा से जरूर आता है, लेकिन सांसद बनने के बाद वो सिर्फ एक लोकसभा का नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर के निर्वहन करने का कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर एक सांसद होने के नाते राष्ट्र के साथ साथ अपने लोकसभा को भी देखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और लोकसभा की समस्याओं का समाधान कर पाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ख़ास करके सांसदों के लिए, क्योंकि सांसद का लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, 5-5 लोकसभाएं होती हैं और आज हर व्यक्ति की आकांक्षाएं बढ़ी हैं और बढ़ना भी चाहिए। तो विकास के कार्यों को लेकर के भी लोगों की आकांक्षाएं हैं और विकास का कार्य तो ऐसा है कि हम जितना भी करेंगे वो हमेशा ही कम रहेगा। तो उनकी आकांक्षाओं को तो पूरी नहीं, लेकिन हाँ, प्रयास हमेशा होता है हम सबका कि उनके आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। बड़ी बात कही कि हर प्रतिनिधि का जो जनप्रतिनिधि चुनकर आता है उनका प्रयास होता है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। उसके लिए लगातार सांसद प्रयास भी करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैम, लेकिन संसदीय परंपरा में कुछ पहर निर्धारित हैं जिस पर सांसद आकर अपनी बात करते हैं। और बात करें अगर प्रश्नकाल की तो एक अहम पहर है, उसके अलावा 0R की बात करें या 377 की बात करें, ये वो इम्पॉर्टेंट पहर हैं जिसमें सांसद न सिर्फ जनता की आवाज़ बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाता है। और खासकर बात करें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब की, तो उनका एक बड़ा मानना ये रहा है कि प्रश्नकाल बाधित ना हो। मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कितना इंपॉर्टेंट पहर है ये तीनों, और आपने इन पहरों में जनता से जुड़े कौन से ऐसे मुद्दों पे अपनी आवाज़ दी है? देखिए, ये तीनों ही पहर प्रश्नकाल, शून्यकाल और 377 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक प्रश्नकाल के माध्यम से हम सब माननीय मंत्री जी लोगों से सवाल करके स्पष्टीकरण लेते हैं और वो जनता तक जाता है, क्योंकि जनता कई बार हम बताते हैं तो उससे संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन जब सदन में उस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी के माध्यम से जाता है तो जनता संतुष्ट होती है। तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। और शून्यकाल 377 ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्षेत्र की उन समस्याओं को इस दौरान उठाते हैं जो ज़रूरी होता है, और क्षेत्र ही नहीं बल्कि हम सब राज्य और देश की समस्याओं को भी उसमें उठाते हैं समय समय पर। और हम तो कहेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान दिए हैं। वो हमेशा उनका प्रयास रहा है कि प्रश्नकाल बाधित ना हो, और शून्यकाल तो उन्होंने विशेषकर हमेशा ही ध्यान दिया। शून्यकाल के लिए 1 घंटे निर्धारित होता है। उन्होंने कई बार 6 बजे के बाद भी समय दिया है कि हर सांसद को मौका मिल सके। तो उनमें से हमें भी कई बार सौभाग्य मिला है, शून्यकाल में भी, 377 में भी, जब मैं जनता की बातों को लोकसभा में रख सकी हूँ। और उसका कहीं ना कहीं हमें पत्र के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें एक सकारात्मक उनका सहयोग भी मिला है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी लोकसभा में वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा।
भारत की संसद के अलावा एक लघु संसद है जो संसद की समितियां हैं और वर्ष भर वो काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात इन समितियों में होती है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच का जो गतिरोध संसद में दिखता है वो वहाँ मुद्दों पर नहीं दिखता। एक गंभीर चिंतन मंथन गहन स्टडी के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं जो टेबल होती है हाउस में, और उसके बाद वो बिल का रूप लेती है। कितना इम्पॉर्टेंट होता है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में कमेटी, और आप किन किन कमेटी में मैम? देखिए, आपने पहले ही कह दिया कि लघु पार्लियामेंट, निश्चित तौर पर वो कमेटियां जो हैं मिनी पार्लियामेंट की तरह से ही कार्य करती हैं। क्या चीज़ सरकार लाने वाली है वो पहले कमेटियों को भेजी जाती है, और कमेटियों में सदस्य जो होते हैं वहाँ पर खुल करके अपनी बात को रखते हैं, पार्टी से हट करके, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों ही सदस्य अपनी बात को रखते हैं। उस बिल में क्या मेंशन होना चाहिए या क्या हटना चाहिए, और उन सांसदों के साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो विशेषज्ञ, हम कहें विशेषज्ञ भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनसे भी राय मशवरा होती है, और उसके बाद में उन चीज़ों को बंद करके हमारे चेयरमैन जो है लोकसभा अध्यक्ष को टेबल पर ले करते हैं, और वो लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा के बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जा कर के उनके सिग्नेचर से वो पास भी होता है। तो कमेटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थायी समिति में मेंबर हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें रह कर के हमें आज बहुत, हम कहें तो देश की आधी आबादी से ज़्यादा जो लोग पीड़ित रहे हैं, हमेशा गंभीर बीमारियों से रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की चिंता हर तरह से की गई, और उसमें सबसे बड़ा रहा रोग को लेकर के, बीमारी के प्रति जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया आयुष्मान भारत कार्ड के तहत, और समय समय पर उन्हें आर्थिक मदद भी प्रधानमंत्री राहत कोष से देने का। और उसके अलावा हम सब भी जितना प्रयास हो सकता है प्रयास करते हैं कि लोगों को बीमारी से मुक्ति मिले, और कमेटी के माध्यम से भी हम लोग हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं कि ज़मीनी स्तर पर किस तरह से बीमारी को दूर किया जा सके, क्योंकि बीमारी एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, और जब व्यक्ति बीमार होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो हमारे देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का स्वस्थ होना स्वस्थ राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सब उसके प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, डॉक्टर संघमित्रा जो हैं, जब 2010 में जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई और 2019 में जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में आई, तो तब तक वो एक सफल चिकित्सक के तौर पर काम करती रहीं। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य MBBS हैं और काफ़ी लंबे समय से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है, और अब जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संसद में पूरा कर रही हैं। मैम, एक अहम बात, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आती हैं, आपका एक बड़ा बैकग्राउंड है, राजनीति घराना है आपका, आपके पिताजी किसी भी नाम के आज की डेट में मोहताज नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी राजनीति में एंट्री हुई, कैसे आप जिला पंचायत सदस्य बनी, और फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कैसे आई, किस तरह से आपका राजनीति में आना हुआ? देखिए, राजनीति 2010 में मैं पहला कदम रखी जिला पंचायत सदस्य के रूप में, और वो भी मैं अपने स्वेच्छा से नहीं आई थी, वो पब्लिक डिमांड थी, और पब्लिक डिमांड पर हमें आना पड़ा था, क्योंकि मैं छोटे से ही, क्योंकि आपने अभी चर्चा भी किया कि राजनीतिक परिवार से हूँ, तो राजनीति खून में ही है। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी और कार्यक्रमों में जाती थी, तो 8th 9th 10th में मंच मिल जाता था, तो मैं मंचों पर भी अपने बात को रखती थी। तो लोग सुनते थे कि एक छोटी बच्ची लगातार बात को रख रही है और लोगों से संबंधित चर्चा कर रही है। तो 2010 में पटियाली विधानसभा की सामान्य जनता ने ज़बरदस्ती हमें ये कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप नेतृत्व करें, और उनके निवेदन पर हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े। और सबसे बड़ी बात कि जिला पंचायत सदस्य में एक वार्ड में लगभग 23,000 वोट पड़ते हैं, और 23,000 में 17,610 वोट से मैं विजयी होती हूँ। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ना, और उसमें भी वहाँ के बड़े बुजुर्गों का उस वक्त का हमें आशीर्वाद देना कि लली, ये तो छोटो सा चुनाव है, वो हम तो को बड़ो चुनाव में देखे जाते हैं,
बड़ा चुनाव वो हमें देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सांसद बने, और कहीं ना कहीं उन सब की दुआ लगी और आज हम संसद तक पहुंच पाए हैं। तो उन सब की दुआ के साथ साथ हमारे सहयोगियों का, सभी का, और ख़ास करके बदायूं की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने हम पर एक बेटी के रूप में विश्वास रखा और आशीर्वाद दिया। और निश्चित तौर पे उनका जो बेटी के रूप में आशीर्वाद मिला, उस बेटी के रूप में आशीर्वाद को हमने भी बखूबी निर्वहन करने का भी प्रयास किया है। ये हमारा कार्यकाल जो रहा, एक बहुत ही इसमें दुखद पल भी आया, कोरोना काल। और कोरोना काल में जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, तब मैं अपने क्षेत्र में थी, और सिर्फ क्षेत्र में ही नहीं थी, बल्कि जहाँ भी जिस प्रकार की हमें समस्या सुनने को आ रही थी कि अगर जांच में कहीं दिक्कत हो रही है तो मैं लाइन में लग करके, एक सामान्य नागरिक की तरह से लाइन में लग करके उसकी भी जांच की हूँ, और जहाँ पर दिक्कत आई है उसको हमने देखा है। अगर हमें मेडिकल कॉलेज में शिकायत आई कि वहाँ पर मरीज नहीं एडमिट किया जा रहा है, बेड खाली है, तो वहाँ पर भी मैं मरीज बन करके गई हूँ और वहाँ की समस्याओं को समाधान करने का कार्य किया है। चाहे ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी हो किसी भी तरह से, तो वहाँ पर हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। और दूसरी वेव में तो मैं कहूँगी कि ये हमारा सौभाग्य है कि जब खुद का बच्चा अपने माता पिता से दूर भाग रहा था, तो मैं अपने बदायूं के सम्मानित परिवार के साथ में खड़ी थी, और मेडिकल कॉलेज में एक एक कोविड मरीज से मैं खुद जा कर के पीपीई किट पहन करके मिली हूँ, उनका हालचाल ली हूँ, और उनसे चर्चा करके उनका जो पैनिक जो पेशेंट थे उनको मैंने समझाया है और उनको संवरने का समय दिया है कि आपका सब घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, निश्चित तौर पर आप सही होंगे और हम सबके बीच में पुनः आएंगे। तो जो हमें वहाँ पर लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं बाहर तो नहीं, मैं हॉस्पिटल के अंदर थी, लेकिन हमारे संगठन के लोग जो बाहर थे उन्होंने बाद में चर्चा किया कि बाहर जो उनके तीमारदार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने काफ़ी खुशी से कहा कि आज हमारा भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सफल हुआ, क्योंकि जिसको हमने वोट दिया वो हमारे बीच में हमारे मरीजों से मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बदायूं 30 साल बाद कमल खिला है। 14 में मैं इस पे आने वाला था, एक अहम सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कितनी बड़ी बात कही। एक जनप्रतिनिधि होने का यही फर्ज होता है। देखिए, डॉक्टर संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं, लेकिन दिल में एक चिकित्सक है, दिल में एमबीबीएस डॉक्टर है जिसने लगातार जनता की सेवा की। और जो काल था, एक कठिन दौर था जो भारत के प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोविड काल निकला, और उसमें ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिनकी भूमिका उस वक्त बहुत ज़रूरी थी और जिनका स्पेशलाइज मेडिकल फील्ड में था, वो उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। एक चिकित्सक के तौर पे भी जनता के मन को टटोला, और एक प्रतिनिधि के तौर पर जनता के दर्द को साझा करने में आगे बढ़े। बड़ी बात मैम। मैं उसी सवाल पे आ रहा था जिस पर मैंने रोका। बदायूं लगातार भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दूर रहा है, समाजवादी पार्टी का लगातार बड़ा कब्जा वहाँ पे दिखा गया, लेकिन वो किला आपने भेदा, वो कैसे कर पाई? क्या जिस तरह से आपके पिताजी का बैकग्राउंड है, मैंने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप उनकी सुपुत्री हैं, जिला पंचायत से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंची, और उस किले को भेदने में और या वहाँ से जीत दर्ज करने में क्या स्ट्रेटेजी रही मैम? देखिए, निश्चित तौर पर पिताजी के साथ संगठन, और संगठन के साथ साथ बदायूं की देवतुल्य जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। 21 मार्च को पहली लिस्ट में हमारा नाम घोषित होता है, और 25 मार्च को मैं पहली बार जब बदायूं की सरजमी पर कदम रखती हूँ, तो पहले ही दिन से जिस तरह से लोगों का स्वागत और आशीर्वाद का हमें मिलना शुरू हुआ, उनका प्यार, आशीर्वाद, उस दिन से ही इस बात का एहसास हो गया कि बदायूं की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वो बदायूं की बागडोर अपनी बेटी को सौंपेगा, और इसलिए उसकी बेटी ने हर कदम, हर पल उसके साथ रहने का प्रयास भी पूरा किया है।
बदायूं की अगर बात पड़ी है तो एक बात और जानना चाहूँगा। एक तो बदायूं कितना इम्पोर्टेंट आपका लोकसभा सीट है, कितनी विधानसभाएं हैं और क्या लगता है जिस तरह से केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं लगातार जनता के बीच में देने का प्रयास भारत सरकार ने किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल योजना हो या विद्युतीकरण से जुड़ा हो या बेटियों को संबल करने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके लोकसभा सीट में क्या ये योजनाएं पहुँच रही हैं आपके माध्यम से और आज क्या परिवर्तन है? देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार 2014 से लेकर के अभी लगातार 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और वह किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर हमारा बदायूं भी उससे अछूता नहीं है। हमारे बदायूं में भी लगातार कार्य हो रहे हैं, हर गांव में बिजली पहुंच रही है। अभी हर घर नल शुरू हुआ है, उसका भी हमारी लोकसभा में कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, 4 बदायूं जिले की हैं और 1 संभल जिले की है, गुन्नौर विधानसभा। और पांचों विधानसभा में लगातार केंद्र से जुड़ी हुई सारी योजनाएं पहुंच रही हैं और जहां कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है वहां पर हम सब लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं, जिले पर दिशा की बैठकों में चर्चा करते हैं और उसके बाद में माननीय संबंधित मंत्री से अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन चर्चाओं को करके उनका निस्तारण करने का लगातार प्रयास जारी है और जारी रहेगा। एक बड़ी और बात आपसे जानना चाहूँगा, हर जनप्रतिनिधि का एक सपना होता है जब वो आता है जिस भी लोकसभा सीट पे वो जीत कर आता है तो उसने एक विजन बनाया होता है। चूँकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, एक पढ़ी लिखी महिला है, समाज में लंबा कार्य किया है, राजनीतिक घर आना है तो विजन निश्चित तौर पे होगा। बदायूं चूँकि लगातार कमल या भारतीय जनता पार्टी से दूर रहा है तो एक ज़्यादा आकांक्षाएं वहाँ की क्षेत्र को रही होंगी आपसे। लगभग 5 साल पूरे होने को आए, बहुत ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूँ जो विजन बनाया आपने वो कितने पूरे हुए और अगर आगे मौका मिलता है तो आप किन किन सेक्टर से किन किन मुद्दों पे काम करना चाहती हैं? बिल्कुल, आप जिस ईमानदारी से जानना चाहते हैं उसी ईमानदारी से हम भी आपके सवाल का जवाब देंगे कि निश्चित तौर पर एक सांसद बनने के बाद में बहुत सारे सपने हमने देखे थे और हमारे साथ है कि मैं कभी कोई वादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वादा करने वाले लोग भूल जाते हैं। कार्य को करने में विश्वास रखना चाहिए और उसी विश्वास के तहत हमने कदम अपना बढ़ाया भी, कार्य करने का पूरा प्रयास भी किया। जनता की सारी इच्छाओं को तो एक साथ में नहीं पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उनकी इच्छाओं को हम किसी भी तरह से पूरी कर सकें, इसमें हमारा योगदान शुरू हुआ ही था कि कोरोना आ गया। तो निश्चित तौर पर उससे हमारे क्षेत्र के विकास में हमारे माध्यम से कहीं न कहीं बाधा जरूर आई, लेकिन उस बाधा को भी मैं बाधा नहीं मानती हूँ, क्योंकि हो सकता है उस कोरोना की वजह से हमारे बदायूं के लोगों को सड़क ना मिली हो, हैंडपंप ना मिला हो, लेकिन हमें जो ज़रूरी लगता है वो उनको ज़रूर मिला, क्योंकि हमारे बदायूं की जनता का जीवन सुरक्षित रहा। आज वो हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति जीवित होगा, व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होगा तो कार्य तो अपने आप आगे समय आने पर होते रहेंगे। कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं, तो कार्य होते रहेंगे, लेकिन हमें लगता है जहाँ एक तरफ हमें कहीं पर ये लगता है कि हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाए, हम लोगों की इच्छाओं को नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमें एक इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र की जनता सुरक्षित रही उस कोविड काल में। इससे बड़ा हमें और क्या योगदान मिलेगा कि हमारा परिवार सुरक्षित है। महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार का शुरू से ही एक बड़ा फोकस रहा है। आप स्वयं महिला हैं, सशक्त हैं और अब आपके पास जिम्मेदारी है बदायूं की महिलाओं को सशक्त करने की। देश की सबसे बड़ी पंचायत से ऐसे कई कानून, जिसमें ट्रिपल तलाक की बात करूं, कश्मीर को लेके कानून की बात करूं, आधी रात को बैठ के संसद ने जीएसटी जैसे अहम कानून को पास किया, चिकित्सा के क्षेत्र से आती हैं आप कई ऐसे कानून। और आज अगर लोकसभा की बात करें तो आज भी पुराने 65 कानूनों को बदलने की वकालत का एक बिल था। कितना इम्पॉर्टेंट इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, खासकर वो बिल जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज जनता पे डाला है। देखिए, आपने खुद ही महत्वपूर्ण 2-4 बिलों की चर्चा कर ली और 9 सालों में तो अगर हम बिलों की चर्चा करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए आपको अपनी समय अवधि भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर कश्मीर जो देश का, या हम कहें कि भारत अगर देश है तो उसका मुकुट का कार्य करता था, वो हमसे अलग हुआ करता था और आज वो कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है। 370 हटने के बाद से
जिस तरह से वहाँ पर लोग आज खुशी से रह रहे हैं, अमन चैन है, वो उस खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। साथ ही ट्रिपल तलाक, एक महिला के लिए ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ से मुक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। और आज यही कारण है कि वो महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद किया करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बेटियां और महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और हम तो कहते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहें। उसके लिए हम अपने पुरुष प्रधान भाइयों से कहना चाहेंगे कि वो भी अपनी सोच को बदले। सरकार तो कार्य करती है, लेकिन सरकार के साथ यदि हमारा नज़रिया नहीं बदलेगा तो हम महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हम महिलाएं कभी भी सशक्त नहीं हो सकते हैं। महिलाओं को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि आप भाई अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उसके पीछे भी महिला का हाथ होता है। आप भाई अगर पूरे टाइम कैमरा और माइक लेकर के टहल रहे हैं तो उसके पीछे भी महिलाओं का हाथ है, जिसकी वजह से आप जा रहे हैं, खुल करके दिन हो रात हो आप अपने कार्य को कर रहे हैं। तो उन महिलाओं को भी मजबूती आप भाइयों से ही मिलना है। तो आप सब महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैं आपके माध्यम से ये आपके चैनल के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि हम सबको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। हमेशा महिलाएं गलत नहीं होती हैं। महिलाओं के प्रति जो हमने सोच बना रखी है, उस सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह हम अपनी बहन और बेटी को एक सही जगह पर खड़ा करते हैं कि वो गलत नहीं वो सही है, उसी तरह हमें अपने देश की सभी बहन और बेटियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बेटियाँ सशक्त होंगी और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनका जिस तरह पहले योगदान रहा है, आगे भी योगदान रहेगा। बहुत बड़ी बात कही मैम। अंतिम सवाल, हर एक के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत रही है, रहती भी है। आप राजनीति में हैं तो आपकी भी कहीं ना कहीं कोई प्रेरणा स्रोत, कोई आपके अध्यापक या कोई और भी। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, किस तरह से आपको प्रेरणा मिलती है आज भी उनसे? देखिए, शिक्षक और पेरेंट्स दो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है दोनों की। और अगर हम कहें पहली शिक्षिका तो हमेशा माँ होती है। और माँ, हमारी माँ जो अशिक्षित थी, लेकिन उसके बाद भी तमाम कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं, आज भी वो हर कदम पे हम सब के साथ में खड़ी होती हैं। तो निश्चित तौर पर आदर्श के रूप में माता पिता, शिक्षक और उनके साथ साथ अगर हम राजनीतिक रूप से कहें तो राजनीतिक रूप से माननीय कांशीराम जी हमारे आदर्श रहे हैं। और आदर्श हमारे अपने पिता भी हैं, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी राजनीतिक में हमारे वो आदर्श हैं। और पूर्व में केंद्र में मंत्री रही, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन संसद में आते ही हमारी उनसे मुलाकात हुई, ये भी हमारा सौभाग्य है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी हमारी आदर्श रही है, क्योंकि खून में ही राजनीति होने से समय समय पर जब वो प्रवक्ता हुआ करती थी तब तो मैं छोटी होती थी, लेकिन जब भी वो प्रवक्ता होती थी और टीवी पर उनका आता था, मैं ज़रूर चुपचाप से उनको सुना करती थी बैठ करके। तो वो एक वक्ता के रूप में मुझे बहुत पसंद थी और मैं उनको आज भी याद करती हूँ। उनकी बहुत सी स्पीचों को मैं समय समय पर सुनती भी रहती हूँ कि उनमें वो कला थी जो एक बच्चे को अट्रैक्ट की, और आज भी उनके ना होने पर भी उन्हें याद करती हूँ। तो निश्चित तौर पर पिताजी माननीय कांशीराम जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, और एक समय में एक अच्छे महिला एक अच्छी शासन भी चला सकती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण बहन जी ने भी अपने शासनकाल में दिया था। आपने बेझिझक होकर के बोलने की बात की, इसलिए मैं बेझिझक को बोल रही हूँ, किसी पार्टी से नहीं, बल्कि एक जो राजनीतिक क्षमता होनी चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो बहन जी ने भी एक महिला होने के नाते प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर लागू करके दिखाया, वो निश्चित तौर पर आज भी याद किया जाता है। तो महिलाएं हर जगह पर सशक्त हैं, उन्हें मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं।
बहुत बड़ी बात। और जिस तरह से आपने बड़ी ही ईमानदारी और सादगी के साथ सभी मुद्दों पे बात की, और ख़ासकर आपने बात की कि एक पार्लियामेंट्रियन या एक लॉ मेकर के तौर पर आप किस तरह से न सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि जनता की आवाज़ को मुखर करने में आपका क्या सहयोग रहता है। और जो बातचीत लगी उसके बाद निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मैं अपने अगले कार्यक्रम आपके सांसद के लिए आपके संसदीय क्षेत्र में जाके आपके साथ देखूंगा आपके नज़रिए से विकास की योजनाएं और आपके विजन को। बिल्कुल अमरिंदर जी, आपका स्वागत है। आप आज पार्लियामेंट में हैं, लोकसभा में हैं, और आपका स्वागत मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र बदायूं में करूंगी और इंतज़ार करूंगी कि आप आएँ और वहां पर भी आप लोगों से चर्चा करें। तो निश्चित तौर पर आपको आज उसकी बेटी, बदायूं की बेटी जो आपसे चर्चा कर रही है कि उनकी बेटी के तौर पर लगी रही, वो वहाँ भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ में है और रहेगी। ये थी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक घराने से आती हैं, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उन्होंने 2010 में प्रारंभ किया और 2019 में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बदायूं लोकसभा सीट और बदायूं के जो जनता जनार्दन है उनके लिए उनकी आकांक्षाओं का पूरा करने का काम ये कर रही हैं। एक सांसद के तौर पर, एक लॉ मेकर के तौर पर, लेकिन बातचीत के दौरान एक दर्द भी झलका उनकी बात में। उनकी वेदना है कि जिस तरह से संसद नहीं चल पा रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुद्दों पर गतिरोध होता है, एक चुना हुआ सांसद जब आता है, पहली बार सदन में आता है, तो उसको जो क्वेश्चन आ रहा है, जो जीरो आ रहा है, जो उसका हक है, जो पार्टी लाइन से ऊपर है, उसमें नहीं बोलने से बहुत सारे मुद्दों पे वो अपनी बात जनता को बता नहीं सकते। तो उनकी अपेक्षा है कि सभी सांसदों को संसद के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस मंदिर में आवाज़ रखने का, मुखर होने का, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सदन का चलना जरूरी है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से लगातार प्रयास होते रहे। एक लॉ मेकर के तौर पे उनका ये भी कहना है कि किस तरह से वो पार्लियामेंट कमेटी में लगातार योगदान दे रही हैं, और पेशे से चिकित्सक हैं तो उनका स्वास्थ्य कमेटी में जो रिकमेंडेशन है वो भी खासे मायने रखती है। तो कुल मिला के हम कहें तो एज एन लॉ मेकर या एज ए सांसद के तौर पर जो बदायूं की सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य लगातार अपने काम को बखूबी निर्वहन कर रही हैं। मैम, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और संसद टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जिनका साफ तौर पर मानना है कि एज एन लॉ मेकर वो अपना काम बखूबी कर रही हैं और आने वाले समय में जो उनके विजन है उनको पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास करती रहेंगी। कैमरामैन एस राव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।